नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चारा घोटाले के डोरंडा केस में सीबीआई कोर्ट आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को सजा सुनाएगी और इस मामले में कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद को दोषी ठहराया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साजिश रचने सहित भ्रष्टाचार के कई धाराओं में दोषी ठहराया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। 15 फरवरी को कोर्ट ने 24 आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि 35 को 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं 38 दोषियों पर 21 फरवरी को फैसला होना है। चारा घोटाले में रांची की सीबीआई कोर्ट आज लालू प्रसाद को सजा सुनाएगी। दूसरी ओर लालू के पैतृक गांव फुलवरिया में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। फुलवरिया के पंच मंदिर में लालू प्रसाद को कम सजा मिले, इसे लेकर पूजा अर्चना और हवन किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें लालू प्रसाद के समर्थक और आरजेडी नेताओं के साथ लालू के रिश्तेदार भी शामिल हुए। तो ये दो तस्वीर देखिए, लालू के पैतृक गांव फुलवरिया में हवन पूजन कि लालू प्रसाद यादव को कम सजा मिले, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे रांची की सीबीआई कोर्ट, जहां आज सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाले में सजा का आज ऐलान होगा। हमारे लालू यादव को सीबीआई कोर्ट द्वारा जांच होने वाला, उनका सजा होने वाला है। उनको माता रानी का यही हम पूजा की हैं कि हम वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। वो सजा सुनानी है। हमें उस संविधान के मंदिर में विश्वास है कि हमारे साहब जल्द से जल्द बरी हो जाएंगे। उनको फंसाया गया है, ये तो सब लोग आप लोग जानते हैं। वो अगर नहीं रहते हैं तो हम लोग के लिए कौन लड़ेगा। हम लोग श्री लालू प्रसाद जी के जो सजा होने वाला है कल, उनके लिए हम लोग पूजा अर्चना किए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कम से कम बेइज्जत बरी किया जाए, और यही आशीर्वाद मांगे दुर्गा माँ से। और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में हिंदू की आबादी लगातार घट रही है, जबकि एक खास धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर आपकी राय क्या है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण में और जो एक सामाजिक संतुलन है वह भी बहुत जरूरी है। जनसंख्या संतुलन भी एक समस्या है और यह राष्ट्रीय समस्या है, और मैं समझता हूं कि इसमें राज्य को सम्यक रूप से विचार करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो? हम पूरे देश में चाहते हैं कि यह संख्या लागू हो, यह कानून लागू हो, और बिहार में भी हो। और खबर समस्तीपुर से है, जहां सड़क हादसे में आरजेडी नेता परमानंद राय की मौत होने के बाद समर्थकों ने भारी हंगामा किया। समर्थकों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जमकर आगजनी की, जिसके कारण करीब 4 घंटे तक मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित रही। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, और मामले से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से आरजेडी नेता की मौत पर समर्थकों ने बवाल किया और सड़क जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर सदर एसडीओ आर.के. दिवाकर, डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और लोगों को शांत कराया। ठेकेदारी के काम जेल में चल रही थे, वो काम करा के संपन्न करके 7 बजे संध्या के करीब अपने घर के लिए आ रहे थे समस्तीपुर जितवारपुर। विपरीत दिशा से ट्रक जा रही थी, ट्रक इनके सर पर चढ़ाते हुए रोकते हुए भाग गई। इनकी स्पॉट ही मर गए, स्पॉट इनका डेथ हो गया। अभी क्या कुछ मांग है? पब्लिक का मांग है, हम लोग का मांग है, जो ट्रक से इनको कुचला गया है, जिस ट्रक से इनकी एक्सीडेंट हुई है, जिसके वजह से इनकी मौत हो गई है, उस ट्रक को रिकवर किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंटल केस था, और जिसको यहाँ से फिर वार्ता हुई लोगों से, और जो मुआवजा हम लोग त्वरित गति में जितना भी हो सकता है कि मुआवजा के लिए तुरंत यहाँ से भेज दें। इससे पहले इनकी बच्ची की भी एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि मुआवजा इन्हें मिल गया है। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि मुआवजा तुरंत मिल जाए, और तुरंत हम लोग बना करके भेज रहे हैं। और जो भी इसकी प्रक्रिया है, जितनी भी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सर, इस हंगामा में कोई FIR भी
की जाए। अभी तो FIR नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या मामला है। पुलिस के स्तर पर जो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। उधर छपरा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। ड्रोन की मदद से रिवीलगंज के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की और इस दौरान दलियार रहीमपुर में 2 दर्जन से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मौके से 200 लीटर अवैध शराब भी बरामद किया गया। साथ ही 50,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट भी किया गया और इस मामले में उत्पाद विभाग ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पटना एयरपोर्ट पर सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 4 नए टावर का निर्माण किया जा रहा है। कार्गो टर्मिनल, ATC, मल्टी पार्किंग और फायर टर्मिनल के निर्माण होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और साथ ही बिहार से दूसरे राज्यों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। पटना एयरपोर्ट पर एक साथ कई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे होने वाले जो निर्माण है वो पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। आपको बताया कि ये अभी हम आपको बताते हैं कि ये पटना एयरपोर्ट पर हम लोग हैं और यहाँ पे 4 टावर का निर्माण किया जा रहा है। एक सबसे जो विशेष बात है कि बिहार में पहला ऐसा एयरपोर्ट ये स्टेशन होगा जहाँ पे कार्गो की एक अलग जो है वो टर्मिनल बनाई जा रही है और ये कार्गो टर्मिनल जो है वो पूरी तरह से यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के जो उत्पाद हैं वो दूसरे राज्यों में दूसरे जगहों पर भेजने के लिए सबसे बड़ी सुविधाजनक हो जाएगी। ये जरा तस्वीर देखिए कि जो टर्मिनल है वो यहाँ पे देखिए 4 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। सबसे विशेष होगा कार्गो टर्मिनल जो पूरे बिहार में पहली बार पटना एयरपोर्ट पर बनेगा। इसके अलावा मल्टी पार्किंग जो है वो एक भवन बनाया गया है। अब जरा देखिए कि वो मल्टी पार्किंग भवन जो है वो तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नया टर्मिनल बनने के बाद जो गाड़ियों की खड़ा रहने की जो असुविधा है वो खत्म हो जाएगी। एक साथ 750 गाड़ियां जो हैं वो कई फ्लोर पर यहाँ पे रखी जा सकेंगी। तो एक साथ कई निर्माण हो रहे हैं जो आने वाले कुछ दिनों में पूरे होंगे। ये तमाम सुविधाएं जो हैं यात्रियों को मिलेंगे। एक बार कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट जो है उसकी तस्वीर बदलने वाली है और जहाँ सारी सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बाढ़ के पंडारक में करीब 4.25 करोड़ की लागत से विद्युत केंद्र बनकर तैयार है। इससे पावर स्टेशन से 4 पंचायतों के करीब 30 गांवों को बिजली मिलेगी और 10 MB के इस पावर स्टेशन से 4 फीडर किसानों को जबकि 2 फीडर घरेलू इस्तेमाल के लिए मिलेगी। पावर स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं पंडारक प्रखंड के खुशहाल चक पंचायत में, जहां अब टाल वासियों को निर्बाध बिजली मिलना शुरू होने वाला है। 10 एम्पीयर का विद्युत केंद्र का जल्द ही उद्घाटन होगा जिससे पूरा टाल जगमगाएगा। हमारे साथ खुशहाल चक के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उपकेंद्र के बनने से उन्हें क्या लाभ होगा और अभी तक क्या परेशानी होती थी। टाल में मेन तो रूप से किसान को फायदा है। 4 फीडर कृषि के लिए इससे निकला है, 2 फीडर डोमेस्टिक के लिए निकला है। तो किसान लोग को पहले बिजली में हम लोग को पीटर सीडी सब ढो करके ले जाना पड़ता था, तब खेत का पटवन होता था। अब बिजली जाएगा, हर खेत में बिजली जाएगी तो स्वाभाविक रूप से हम लोग का पटवन में अब किसान को बहुत ज़्यादा आराम हो गया। यही दिक्कत होता था, अगर कहीं तार गिर गया तो 2 से 3 दिन तक बिजली न पता रहती थी, आती नहीं थी। अब इसके बनने से ये होगा कि बिजली हर हमेशा हम लोगों को मिलती रहेगी। यहाँ टाल इलाके में जो बिजली आती थी वो किसी और फीडर से आती थी और बीच में तार टूटने या कि क्षतिग्रस्त होने से 2-2 दिन बिजली बाधित रहती थी। और अब जो है करीब 20 से 25 गांव को निर्बाध बिजली मिलती रहेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। राजगीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री की कोशिश रंग लाने लगी है। जू सफारी खुलने के साथ ही राजगीर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के जू सफारी में, जहां आप देख सकते हैं कि जो जू सफारी है जिसके उद्घाटन के बाद से पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया और पर्यटक का तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो है पर्यटकों को काफ़ी संख्या में है, जो पर्यटक को टिकट नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि जो है प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो पर्यटक, उसके कारण इन लोग को
परेशानी हुई है। और ख़ास करके यहाँ बताया जाता है कि 1000 प्रति दिन है जो टिकट ही कटेगी, क्योंकि जो सुविधा है उसके अनुसार ही जो 1000 टिकट काटी जानी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। जो आज तक हम लोग दूसरे शहरों में दिल्ली, मुंबई या फिर और जो अन्य शहर हैं वहाँ देखते थे, आज पहली बार राजगीर में इस तरह का अपने बिहार में इस तरह का बनाया गया है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जानवर का हर रूप हम लोग को दिखाई पड़ रहा था, एकदम साफ साफ, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बेहतर बना है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब ऐसा सोचे नहीं थे हम लोग कि बिहार में भी इस प्रकार की वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम बिहार की जनता को देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि हमारे नज़दीकी शहर राजगीर में इस प्रकार का जू बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लगा। टीवी पर देखते थे, वो आज अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यही कारण है कि जो यहाँ है कि घूमकर यहाँ पहुँचे हैं देखने के लिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। और इधर मधुबनी में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। पंडौल के इसरपुर गांव में तालाब खुदाई के दौरान प्राचीन ईंट दीवार मिलने का ग्रामीणों ने दावा किया है। साथ ही बर्तन और एक प्राचीन सिक्का भी मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित रंजन। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में यहाँ एक गांव है इसहपुर। बताया जा रहा है कि यहाँ इसहपुर गांव में अभी जो कुछ खुदाई का काम हुआ, ग्रामीण यहाँ जब तालाब की खुदाई करवा रहे थे तो यहाँ ज़मीन के नीचे से कुछ ऐसी वस्तुएं निकली हैं, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये काफ़ी पुराना कोई ऐतिहासिक कोई सामान है। और इससे जो आभास हो रहा है, इन लोगों का कहना है कि लग रहा है यहाँ ज़मीन के नीचे कोई सभ्यता थी। और ये जो जगह है जहाँ मैं अभी हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये अमरावती नदी, जो बताया जा रहा है कि ये अमरावती नदी कभी यहाँ बहती थी। अब ये नदी लगभग मृत प्राय है। ये कहीं है और कहीं फिर इसके ऊपर फिर आगे कहीं कहीं ये सूख चुकी है। तो ऐसे भी ये लोगों का कहना है कि यहाँ अमरावती नदी बहती थी और इस नदी के किनारे यहाँ ज़रूर कोई सभ्यता थी ज़मीन के नीचे, जो कोई पुराना यहाँ पर जो अभी जब खुदाई शुरू हुई है तो उस समय जो सभ्यता थी यहाँ उसी वक्त का कुछ सामान जो अभी यहाँ निकल रहा है। ये अभी ये देख सकते हैं कि जैसे ये जो है, ये जो सामान है ये कुछ टूटा हुआ और ये सब जो है। इसके अलावा ये इस पर जो नक्काशी है, और ये बता रहे हैं कि ये जैसे ये लोहे का और मिट्टी का मिक्स ये कुछ ये टुकड़ा है। तो फिलहाल ये जो ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ जिला प्रशासन को जानकारी दी गई, और उसके बाद यहाँ जो जिला प्रशासन की ओर से कुछ अधिकारी भी आए थे, डीएम खुद भी आए थे। और गांव में अभी यहाँ जो कुछ जो सामान निकला है वो जांच के लिए और फिर पुरातत्व विभाग को भेजने का आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ जो कुछ ग्रामीण हैं, जैसे आपके गांव में जो यहाँ ये जो सामान निकला है, और ये नदी भी बता रहे हैं कि अमरावती नदी यहाँ काफ़ी पहले बहती थी, अब तो खैर ख़त्म हो गई है। तो क्या कैसे ये सामान कैसे निकला था? लोग यहाँ ग्रामीण जो हैं वो यहाँ कुछ घर के काम के लिए मिट्टी कटाई का काम ले गए, मिट्टी उठा कर ले गए। उसी मिट्टी खुदाई के क्रम में ये सामान सब निकला है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये बिठवार से लेकर के ईसापुर, हाटी, मनीगाछी होते हुए बहुत आगे तक इसका स्वरूप है। तिलकेश्वर स्थान तक ये नदी का स्वरूप है। यहाँ जो हम पोखरा खुनवाए ना, तो उसमें जब मट्टी ढहा पानी होने के बाद तो दीवार हमको दिखाई पड़ा। तो दीवार का जो ईटा हम देखें तो बहुत लंबा चौड़ा है, लंबाई 11 इंची, चौड़ाई 8 इंची, मोटाई 2.5 इंची। तो हम इसका देखे अलग रूप का ये ईटा है। तो हम जिला थाना प्रभारी को, अंचल प्रभारी को हम बोले, और संग्रहालय डॉक्टर शिव कुमार झा को भी हम शिव कुमार मिश्र को हम बोले, जो सर ऐसा बात है। तो बोले जो आप पुरातत्व विभाग को सूचना दीजिए। हम पुरातत्व विभाग को भी सूचना दिए, सीएम को भी सूचना दिए, डीएम को भी सूचना दिए। ये जो आपके गांव में जो निकल रहा है क्या है इसमें? यह प्राचीन टिला है और इसमें जो अवशेष अभी प्राप्त हो रहे हैं, ये सारे अवशेष 2री-3री शताब्दी से लेकर के 6ठी-7वीं शताब्दी तक के प्रतीत हुए हैं। अगर आगे इसका खुदाई होता है तो हम और नीचे जाने पर इसका और प्राचीनता देख सकते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। सिवान की लाइफलाइन कहे जाने वाली दाहा नदी पुल पर वाहनों का आवागमन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और कल पटना से आई टीम ने पुल पर भारी वाहनों का ट्रायल किया और पटना से आई टीम
ने अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है और उसके बाद पुल को फिर से चालू कर दिया जाएगा। पुल निगम के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल छोटे वाहनों को ही पुल पर चलने की अनुमति होगी। आपको बताते चले कि 10 अगस्त को पुल के पिलर में दरार दिखने के बाद जिला प्रशासन ने पुल को बंद कर दिया था और इस पुल के बंद होने से काफी परेशानी लोगों को हो रही थी। होने वाली है 28 को डीएम महोदय साहब के साथ मीटिंग होगी। जो पुल निगम की इंजीनियर आरसीडी की इंजीनियर सब बैठेंगे तो किस तरह से काम किया जाए मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। हेवी व्हीकल का आवागमन नहीं रहेगा, 4 व्हीलर वगैरह सब चलेगा। बुध बीएफएम में मीटिंग होगी, एक डीएम महोदय साहब के साथ मीटिंग है। हमारे कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण के भी कार्यपालक अभियंता रहेंगे। उस वक्त डिसाइड होगा कि क्या हमारा टेस्टिंग का रिपोर्ट है, उस वक्त डिसाइड होगा क्या खोला जाए। और इधर पटना के इको पार्क के गेट पर 81 साल के बुजुर्ग कामेश्वर शाह अक्सर पॉपकॉर्न बेचते नजर आते हैं। 81 साल की उम्र होने के बावजूद पीठ पर बोरा उठाकर कामेश्वर शाह धनरुआ से पटना करीब 9 किलोमीटर पैदल आते हैं और दिन भर इको पार्क के पास पॉपकॉर्न बेचते हैं। कामेश्वर शाह की आंख की रोशनी धुंधली होने लगी है, कान से भी अब कम सुनाई देने लगा है। बावजूद किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय दिन भर मेहनत करते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से संवाददाता रजनीश कुमार। कुछ चीजें बेवजह भी खरीद लिया करो यारो, ये वो स्वाभिमानी लोग हैं जो भीख नहीं मांगा करते। एक ऐसे ही बुजुर्ग से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो ना सही से देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। बावजूद देखिए कि पेट के खातिर किस तरह से इको पार्क के बाहर ये आज भी पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। उम्र के 80 बसंत पार कर चुके हैं और एक तरह से कहिए पार्क खुलने के बाद इन्हें ऑक्सीजन मिलने लगा है। अच्छा, इनका जज्बा देख करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ चलिए कुछ अपने लिए और सबके लिए कर रहे हैं। बैठे तो नहीं है कम से कम घर पर, भीख नहीं मांग रहे। हाँ, भीख नहीं मांग रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा में ही लगे हैं। कहाँ घर है? घर पड़ता देहात में, धनहरुआ थाना। अच्छा, ग्राम लवाई। यहाँ पटना में बेला में रहते हैं। ये पॉपकॉर्न कब से बेच रहे हैं? पप्पन बेच रहे हैं, करीब करीब यहाँ खुला है ना उसी समय से। क्यों बेच रहे हैं ये? हाँ? ये इतनी उम्र हो गई है, क्यों बेच रहे हैं? बेच रहे हैं पेट के लिए और का। हाथ नहीं पसारना पड़ता? हाँ, हाथ नहीं पसारना पड़ता, किसी के आगे नहीं। हम भीख मांगने से बढ़िया समझते हैं। उनकी मजबूरी है चलाना, कोई नहीं करता होगा अपने रोजगार के लिए चला रहे, अपने जीने के लिए। कम से कम भीख मांगने से अच्छा है कि खुद का बिजनेस कर रहे हैं। बेचारा के पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, फिर भी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल आते हैं और अपना व्यवसाय जिस तरह से हो अपना चला रहे हैं पेट के लिए। किसी के सामने तो हाथ नहीं ना फैला। तभी तो उम्र के इस पड़ाव पर भी मेहनत कर रहे हैं, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं और आज परिवार चला रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है। आज महीने का तीसरा सोमवार होने के कारण पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन विभाग से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री सुनेंगे और सुबह से ही लोग जनता दरबार पहुंचने लगे हैं। जनता दरबार का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना काल में कई दिनों तक मुख्यमंत्री का जनता दरबार बंद होने के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ है और तीसरी लहर में जो खुला है वो ये दूसरा जनता दरबार है। और यहाँ देखिए आज जनता दरबार में 11 बजे से मुख्यमंत्री जो हैं वो कई विभागों की सुनवाई करेंगे। जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक ये तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार के मुताबिक जो है पथ निर्माण विभाग जो है वो, उद्योग विभाग, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, कृषि, जल संसाधन, इन तमाम विभागों के जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री लोगों की सुनेंगे और इस विभाग के तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री तमाम लोगों का ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, जिसमें कई ऐसे मामले निकल करके सामने आते हैं जो कई सालों से जिला में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ पे न सिर्फ उनकी समस्या दूर करते हैं बल्कि अधिकारियों को भी कार्रवाई करते हैं यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।